हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। स्वागत आप सबका केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे। मैं डीएन यादव। आप लोग देख रहे हैं मिस कॉन्सेप्ट सीरीज। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार मिस कॉन्सेप्ट सीरीज क्या है, ये कैसा नाम है। तो एक्चुअल में जेई एडवांस्ड एक ऐसा पेपर है जिसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे सोचना होता है। तो फिर मिस कॉन्सेप्ट क्यों? क्योंकि जनरली हम जब टॉपिक को पढ़ते हैं तो हम हमारा एक कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई कर देते हैं, जोड़ देते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग सोच लेते हैं और इसी वजह से वो कॉन्सेप्ट मिस कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इस सीरीज में मैं आप लोगों को शुरुआत कर रहा हूं जेई एडवांस्ड के वेरी फर्स्ट पेपर 2019 पेपर 1 से। इसके बाद पहले पीवाईक्यू करवाते हुए ताकि आप लोगों में कॉन्फिडेंस आए, इसके बाद मैं नंबर ऑफ जेई एडवांस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा। इससे आप लोगों को एहसास हो जाएगा कि हम जो केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे पढ़ रहे हैं वो मोर देन इनफ है। इतना पढ़ने के बाद यदि हम अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें तो फिर हमें रोकने वाला कोई नहीं है। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। आज हमारा पेपर है जेई एडवांस्ड 2019 का। इसके अलावा आप लोग जानते हो केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे आप लोगों को जेई मेंस, नीट के सभी पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर पेपर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। सारी सीरीज चल रही है, नीट के लिए भी, जेई मेंस के लिए भी, जेई एडवांस्ड के लिए मिस कॉन्सेप्ट सीरीज है ही। इसके अलावा थ्योरेटिकली इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल चल रही है। इसके अलावा टिप्स एंड ट्रिक सीरीज भी चल रही है। तो आज ही आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आप लोगों को मज़ा आए पेपर सॉल्व करने में तो आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कर देना। एक और बात, मैं पेपर आप लोगों के सामने सॉल्व करूंगा तो आप लोगों को दिखेगा कि कहीं कहीं बाई चांस छोटी मोटी मिस्टेक्स होती है जो ह्यूमन नेचर है। ऐसी मिस्टेक्स आप लोग भी करते हो, लेकिन यदि आप लगातार 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 प्रैक्टिस करते चले जाओगे, लगातार यदि पेपर देते चले जाओगे तो शायद आप लोग अपनी सारी लिमिटेशन से एक दिन ओवरकम कर लोगे। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। आ जाइए स्क्रीन पे आप लोगों को पता ही है जेई एडवांस्ड के पेपर्स में पैटर्न बदलते रहते हैं। यहाँ पे कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल सिंगल ऑब्जेक्टिव यानी सिंगल चॉइस वाले भी आते हैं, मल्टीपल चॉइस मतलब मोर देन चॉइसेस भी आते हैं, इंटीजर टाइप के आते हैं, मैच द कॉलम आते हैं, पैराग्राफ आते हैं, कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस बने हुए होते हैं। ये भी अपने आप में दिमाग का खेल है कि हर सेक्शन में आप लोगों को बड़ी खूबसूरती से डिज़ाइन किए हुए सेक्शंस हैं। तो हर एक सेक्शन में आप लोगों को तरीके से सोचना होता है कि वहाँ पे क्या एक्ट करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट सेक्शन की आप लोगों को इंस्ट्रक्शन नज़र आ रही होगी। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि वेरी फर्स्ट सेक्शन में 12 मार्क का सेशन है, इस सेक्शन है और इस सेक्शन में 4 क्वेश्चन हैं और ओनली 1 चॉइस इज करेक्ट। तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये सिंगल करेक्ट वाले आंसर हैं। तो ये तो जैसे जेई में आते हैं या जैसे आप लोग जानते हो अपने नीट में आते हैं वैसे ही क्वेश्चंस हैं, सिंगल चॉइस है तो सिंगल चॉइस क्वेश्चंस हैं। अब सिंगल चॉइस है मतलब ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप लोगों को ये तो आसान है, फटाफट से कर देंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका होगा। तो पहले क्वेश्चन पे आप लोगों को देखना है, पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा प्यारे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम स्टीरेट। देखो क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत प्यार से सॉल्व करना, बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। जितना आप पेशेंस रखोगे उतना इजीली आपका पेपर होगा। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, सबसे पहली बात, सोडियम स्टीरेट विच बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी की बात चल रही है। वेरिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम स्टीरेट मतलब उसके कंसंट्रेशन के साथ वो कैसे वेरी कर रहा है, कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। और यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ CMC। वेरी फर्स्ट आप लोग देखिएगा, CMC मीन्स होता है क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। ठीक, मिसेल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन पे क्या होता है, CMC पे क्या होता है आप लोग जानते हो। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनमें हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट होते हैं, ये एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन CMC पे आके और एग्रीगेशन शुरू कर देते हैं। और इनका एग्रीगेशन कुछ इस तरह से होता है कि 100 से 200 मोलिक्यूल मिलकर एक मैक्रो मोलिक्यूल बनाते हैं। एंड दिस मैक्रो मोलिक्यूल स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, दिस मैक्रो मोलिक्यूल इज कॉल्ड मिसेल ओबामा, है ना। तो ये ओबामा नहीं है, ये है मिसेल। तो CMC पे आके क्या होगा, मोलिक्यूल्स का एग्रीगेशन होगा। सबसे पहले आप लोग देखिए ध्यान से कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, सभी की मोलर कंडक्टिविटी का
वेरिएशन आप लोग पढ़ते हो, लैम्बडा एम इक्वल्स टू लैम्बडा एम इनफाइनाइट या लैम्बडा एम नोट माइनस ए रूट सी। इस एक्सप्रेशन से आप लोगों को दिख रहा होगा कि लैम्बडा एम एंड रूट सी में प्लस एंड माइनस का डिफरेंस है, मतलब लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू रूट माइनस सी, मतलब लैम्बडा यदि इंक्रीज होगा प्यारे बच्चों तो फिर रूट सी को क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। इसका मतलब यदि आप कर्व बनाओगे तो आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कभी रूट सी एंड लैम्बडा एम के कर्व। तो रूट सी एंड लैम्बडा एम के कर्व जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हो वैसे वैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन होता चला जाता है, मतलब लैम्बडा एम बढ़ती चली जाती है और कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब होता है डाइल्यूशन। तो मैं जैसे जैसे डाइल्यूशन कर रहा हूँ मेरी लाइन आप लोगों को चलती हुई दिख रही है टुवर्ड्स रूट सी जीरो, मतलब डाइल्यूशन। तो इसका जस्ट अपोजिट सोचिए, ये मतलब एक दिन एक मैक्सिमम पे पहुंच जाती है एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड लैम्बडा एम नॉट, दिस वैल्यू इज कॉल्ड लैम्बडा एम नॉट। ये एक लाइन कहाँ भाग गई पता नहीं तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड लैम्बडा एम इनफाइनाइट और लैम्बडा एम नॉट। तो जैसे जैसे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंसंट्रेशन बढ़ेगी एक्चुअल में एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन डिक्रीज होगा बहुत कम, क्योंकि आयंस जो हैं वो उनके लिए डाइल्यूशन होगा तो उनके पास सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको तोड़ तोड़ के अलग कर देंगे, लेकिन हाई कंसंट्रेशन पे कुछ आयंस जुड़े हुए हो सकते हैं। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है टोटल नंबर ऑफ आयंस घटते हैं, इसीलिए कंसंट्रेशन के साथ रूट सी के साथ रूट सी जैसे जैसे बढ़ता है लैम्बडा एम की वैल्यू डिक्रीज होती है। अब एट द सीएमसी पे क्या होगा, अचानक से बहुत सारे आयंस मिलकर एक मिसेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अज्यूम दैट 200 आयन कन्वर्ट इनटू अ मैक्रोमोलिक्यूल। तो 200 आयन एक आयन में कन्वर्ट हो गए। सीधी सी बात है कि कितने आयन घटे होंगे, यदि आयन घटे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे शार्प डिक्रीज होगा। इसका मतलब इस पॉइंट पे शार्प डिक्रीज होना चाहिए लैम्बडा एम की वैल्यू में। ऐसा ग्राफ आप लोगों को दिख रहा है, थर्ड वाला ग्राफ है। कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा, एक बार फिर से सोच लीजिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ बढ़ती है, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाने पर डिक्रीज होगी, ठीक। और जब सीएमसी क्रिटिकल मोलर कंसंट्रेशन होगा तो बहुत सारे आयंस एक साथ एग्रीगेट होकर एक मैक्रोमोलिक्यूल बना लेंगे, तो ओवरऑल सोल्यूशन में आयंस की कमी होगी। अब सोल्यूशन में कंडक्टिविटी किसकी वजह से, आयंस की वजह से। यदि आयंस नहीं है तो कंडक्टिविटी भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों समझ गए होंगे, बड़ा शानदार क्वेश्चन था। एक बात आप आराम से सोचिए, जेई एडवांस्ड हो चाहे जेई मेंस हो, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो कोई माई का लाल हुआ नहीं है पैदा जो आपको रोक सके, है ना। तो डरना मना है, डरना बंद करिए, खेलना शुरू करिए। जैसे ही आप खेलना शुरू करोगे आपको सब मज़ेदार लगने लगेगा। अगला क्वेश्चन बहुत सरल है, सीधा सा है, आप लोगों को दे रखा है एसिडिक स्ट्रेंथ इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए डिसाइड कर दीजिए। पहले कंपाउंड में जो आपका COOH है वो एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो दूसरे में एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तीसरे में एक बेंजीन से जुड़ा हुआ है और चौथे में एक एल्किन से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले -I स्ट्रेंथ ऑर्डर देख लेते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी जो ग्रुप हैं इनका -I इफेक्ट भी होता है, R इफेक्ट भी होता है। तो यहाँ पे R तो सबका सेम है एक्सेप्ट एल्केन्स, तो यहाँ पे जो डोमिनेटिंग होगा वो इंडक्टिव होगा। ट्रिपल बॉन्ड का C ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि sp कार्बन है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इसके बाद -I होता है बेंजीन रिंग का, और इससे कम होता है सिंपल डबल बॉन्ड का, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का, और सबसे लास्ट में होता है एल्किन्स का। एक्चुअल में इनका इफेक्ट कैसा होता है, +I होता है, ठीक। ये तो हो गया स्ट्रेंथ ऑफ I, है ना। अब यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखोगे तो एक MEO ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसका इफेक्ट होता है +R। ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। आप लोग जानते हो किसी भी एसिड के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। तो इसका मतलब ये MEO इसके लिए एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करने वाला फैक्टर है। तो इसका मतलब सबसे पहले सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा वो फर्स्ट होगा। इसके बाद में सेकंड एंड थर्ड में कंपेयर करोगे तो सेकंड में कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, केवल डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, जबकि थर्ड में बेंजीन पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है, OR OMe, और इसका आप लोग जानते हो स्ट्रॉन्ग +R होता है, इसलिए इसके बाद सेकंड ऑप्शन होगा, इसके बाद में थर्ड, और जिस ऑर्डर में दे रखे हैं एक्चुअल में यही डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए प्यारे बच्चों। तो फोर्थ क्योंकि एल्केन है, एल्केन का इफेक्ट ही कैसा होता है +I। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन तो बड़ा गाय जैसा क्वेश्चन था। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर।
तो प्यारे बच्चों बजाओ ताली, मतलब मज़ा आ गया है ना, कितना सरल पेपर होता है जेईई एडवांस्ड का भी। बस आप लोग ये मान के चलिए कि यदि आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो फिर आप लोग जो है वो किसी भी पेपर को हैंडल कर सकते हो, चाहे वो ओलंपियाड भी हो, चाहे वो केवीपीवाई हो। ठीक, तो कैलेमाइन, मेलेकाइट, मैग्नेटाइट एंड क्रायोलाइट रिस्पेक्टिवली आर। अब ये तो क्या लर्निंग डेटा है भैया, आप लोगों को मेटलर्जी में बहुत सारे और लिखे हुए मिल जाएंगे, एनसीईआरटी में उनको को ही लर्न कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जैसे आप लोग कुछ तो बहुत पर्टिकुलरली जानते हो, जैसे आप लोग जानते होंगे क्रायोलाइट, है ना, क्रायोलाइट सब जानते हैं, क्रायोलाइट को कोई ऐसा नहीं जो नहीं जानता, क्योंकि क्रायोलाइट एल्यूमिनियम के किस में यूज़ होता है, प्रोसेस में यूज़ होता है, मेटलर्जिकल, है ना। तो क्रायोलाइट जो है वो आप लोगों को दिख रहा होगा, क्रायोलाइट जो होता है अपन जानते हैं Na3AlF6, इस पर क्वेश्चन भी बनता है कि हम क्यों क्रायोलाइट ऐड करते हैं। ऐसे ही आप लोग मैग्नेटाइट भी जानते होंगे, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट जो है वो Fe3O4 है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये एक्चुअल में FeO एंड Fe2O3 का मिक्सचर है प्यारे बच्चों। ऐसे ही आप लोगों को मेलेकाइट दिख रहा है, मेलेकाइट, मेलेकाइट एक्चुअल में मिक्सचर है Cu, कॉपर का कार्बोनेट एंड कॉपर का हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये अब लर्न करने की बात है, फिर भी मैं आप लोगों को एक रिवाइज करवा रहा हूँ, फटाफट से आप रिवाइज कर लीजिए। कैलेमाइन आप लोग जानते होंगे, जिंक कार्बोनेट होता है। अब ये चारों ऑप्शन जहाँ पे मैच हो रहे हैं वो देख लेते हैं, सीक्वेंस वही होनी चाहिए जो क्वेश्चन में दे रखे। सबसे पहले कैलेमाइन, कैलेमाइन जो है वो जिंक कार्बोनेट, तो जिंक कार्बोनेट दो ऑप्शंस में है, फिर कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन अपना परफेक्टली फाइनल आंसर है। आप लोगों को इस पूरे पेपर की पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके बाद में भी सॉल्यूशंस को सीधा रीड भी कर सकते हैं, बार बार वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट है द ग्रीन कलर प्रोड्यूस्ड इन द बोरेक्स बीट टेस्ट ऑफ क्रोमियम। बोरेक्स बीट टेस्ट तो बहुत पॉपुलर टेस्ट है, सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। तो बोरेक्स बीट टेस्ट की सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे रिएक्शंस दिखा रहा हूँ। वेरी फर्स्ट रिएक्शन, आप लोग जो भी क्रोमियम कंपाउंड लोगे, आप लोग जो भी क्रोमियम कंपाउंड लोगे, एक्चुअल में जब आप इसे हीट करोगे तो ये क्रोमियम के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड, आप जब बोरेक्स को हीट करोगे तो बोरेक्स होता है Na2B4O7.10H2O। जब आप इसको हीट करते हो तो सबसे पहले ये वाटर लॉस कर देता है, आप लोगों ने कभी तो पढ़ा ही होगा, वाटर लॉस कर देता है, पानी उड़ जाता है, -10H2O मैं यहाँ लिख देता हूँ। और ज़्यादा इसे परेशान करोगे और ज़्यादा हीट करोगे तो ये बेचारा गरीब जो है वो क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है NaBO2 मेटाबोरेट एंड बोरिक एनहाइड्राइड में। ठीक, अब रियली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है, ये बोरिक एनहाइड्राइड। तो जब आप क्रोमियम के ऑक्साइड को Cr2O3 को B2O3 के साथ हीट करते हो, आप लोग जानते हो ना मेटल ऑक्साइड हम ऐड करते हैं, तो इससे क्रोमियम का एक कंपाउंड बनता है BO2 होल थ्राइस एंड दिस कंपाउंड इज ग्रीन कलर कंपाउंड। तो ग्रीन में ही लिख रहा हूँ भैया, ग्रीन कलर कंपाउंड, ग्रीन कलर का बीड आप लोगों को दिखाई देगा। और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, इतने सरल सरल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये थे सारे सिंगल चॉइस क्वेश्चंस। तो यदि आपको समझ में आ गया हो तो ताली बजाइए, मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन से पहले आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिख रहे होंगे। ये सेक्शन 2 है, 32 मार्क्स का, मतलब पिछले वाला तो 12 मार्क्स का ही था जो सरल था, अब 32 मार्क्स का है। इसमें 8 क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन में मोर देन 1 चॉइसेज करेक्ट है, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ये सारा मैंने लिख रखा है यहाँ पे। यदि आप सही वाले सारे ऑप्शंस चूज करते हो तो आपको एग्जैक्टली +4 मार्क्स मिलेंगे, चाहे 2 ऑप्शन करेक्ट हो चाहे 3 ऑप्शन करेक्ट हो। अब मान लो 3 ऑप्शन करेक्ट है और आपने 2 करेक्ट वाले चूज करे हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। 3 करेक्ट आंसर है लेकिन आपने एक ही चूज किया है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन यदि आपने कोई भी गलत कॉम्बिनेशन चूज कर लिया तो फिर -1 पक्का है, नेगेटिव मार्किंग होती है। इसलिए प्लीज जिन जिन पे आप श्योर हो उन सबको टिक कर दीजिए, चाहे आउट ऑफ 4 आप 1 पे श्योर हो तो 1 को भी टिक करिए। इंस्ट्रक्शन ऐसा करें, और जेईई एडवांस्ड में इंस्ट्रक्शंस बदलते रहते हैं, तो इस वाले सेक्शन में पर्टिकुलरली मैं कहूँगा कि जो आपको कंफर्म हो सिर्फ उनको चूज करिए, बाकी किसी को चूज नहीं करिए। ठीक,
और इसके डिटेल भी है आगे, आप लोग देखना चाहें तो इसके आगे डिटेल ये है कि आप लोगों को दिख रहा होगा फॉर एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल से समझा रखा है ताकि बच्चे को क्लियर हो जाए भैया करना क्या है। पता चला वो घर आके रो रहा है, बोले मैंने इंस्ट्रक्शन ढंग से नहीं पढ़े थे, इसलिए इंस्ट्रक्शन पूरे डिटेल में दिए जाते हैं। तो वही मैंने जो बताया अभी अभी आप लोगों को कि यदि आप एक भी चूज करते हो तो भी मार्क मिलेगा, लेकिन एक भी गलत चूज कर लेते हो तो माइनस में जाएगा, इसलिए सिर्फ उसी पे क्लिक करें जो कंफर्म हो प्यारे बच्चों। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप लोगों को दिख ही रहा है अगला क्वेश्चन मल्टी चॉइस है, फ्यूजन ऑफ MnO2। देखो क्वेश्चन को एक ही बार यहाँ से सीखें, जो मैं कर रहा हूँ वहाँ से सीखें, वैसे वैसे करना है। क्वेश्चन को एक बार ऐसे पढ़ना है, एक बार में डेटा नोट कर लो ताकि बार बार क्वेश्चन ही रीड करते चले गए, पता चला आपने 5 बार क्वेश्चन रीड किया, बच्चे सेलेक्ट हो गए तो आप रीड करते चले गए, ऐसा नहीं करना है ना। तो फ्यूजन ऑफ MnO2 विद KOH इन प्रेजेंस ऑफ O2 प्रोड्यूसेज ए सॉल्ट W। तो पहले सबसे पहले उस रिएक्शन को लिख लेते हैं MnO2, आप लोगों ने डी ब्लॉक पढ़ा होगा, ये प्रिपरेशन मेथड में आता है। और आप सोचो कि कितना सरल सा पेपर है, प्रिपरेशन मेथड का डायरेक्ट क्वेश्चन है। KOH के साथ जब आप फ्यूज करते हो O2 को तो एक्चुअल में ये बनाता है K2MnO4। K2MnO4 का नाम इन्होंने दे रखा है, तो भैया नेम को यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन कर देते हैं W। अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, आगे दे रखा है कि एल्केलाइन सोल्यूशन ऑफ W, मतलब सेकंड रिएक्शन में W ले लीजिए बिना कहे चुपचाप से, K2MnO4 का एल्केलाइन सोल्यूशन जो है इसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करने पर एक और सॉल्ट मिलता है, तो इसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कर दीजिए, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करने पर एक्चुअल में ये KMnO4 बनाता है, एंड दिस KMnO4 सॉल्ट is here X. This KMnO4 salt is here X. The manganese containing ions present in W and X. तो W and X में जो मैंगनीज कंटेनिंग आयंस हैं, तो मैंगनीज कंटेनिंग आयन इसका है MnO4 2 नेगेटिव, इसका मैंगनीज कंटेनिंग आयन है MnO4 1 नेगेटिव, ठीक, आर रिस्पेक्टिवली Y एंड Z। तो भैया यहाँ पे इन्होंने एक और नामकरण दे दिया, एक और नेम बनाना है Y एंड Z। अब क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में वो लिखने का तरीका ऐसा है जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम सोचना पड़े, तो यदि आप लिख लेते हो ना तो सोचना नहीं पड़ेगा। अब मैंने लिख दिया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मैंने लिख दिया है, अब सोचना नहीं है, अब तो लिखे हुए को सिर्फ काम में लेना है, बस लिखते टाइम ध्यान रखो, ठीक। पहला ऑप्शन है वाई इज डाईमैग्नेटिक, और भी कुछ है क्या, कुछ और तो नहीं है, ठीक है, तो ठीक है, Y इज डाईमैग्नेटिक इन नेचर वाइल Z इज पैरामैग्नेटिक। यदि आप लोग जानते हो तो मैंगनीज +6 होता है, इसमें +6 होने का मतलब इसमें 3D1 होता है, 3D1 होने का मतलब 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है, जबकि मैंगनीज परमैग्नेट आयन में +7 होता है, +7 होने का मतलब 3D0, मतलब ये होता है डाईमैग्नेटिक। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब पहला ऑप्शन जो है डाईमैग्नेटिक वाई को बताया जा रहा है, बिल्कुल गलत है, पहले ऑप्शन पे क्रॉस मारते हैं, ठीक। सेकंड ऑप्शन बोथ वाई एंड जेड आर कलर्ड हैव टेट्राहेड्रल शेप, बिल्कुल हम दोनों को जानते हैं, दोनों का कलर होता है, और दोनों के कलर में एक का रीजन जो है आप लोग लिखते हो इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन के ऑर्बिटल से वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांजिशन, तो इसका कलर होता है पर्पल KMnO4 का, तो दोनों कलर्ड कंपाउंड है और दोनों की शेप टेट्राहेड्रल है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, दोनों की शेप में बना के दे रहा हूँ MnO। अब ये है 2 नेगेटिव वाला मैग्नेट आयन, और मैग्नेट आयन में आप लोग देख रहे होंगे 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड से मतलब sp3, ये आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में सिखाता हूँ कि सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर को काउंट कर लो, सीधा सीधा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे ही आप लोग परमैग्नेट आयन को ले लीजिए, डिफरेंस ये है कि इसमें 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, 1 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर बनाना सीख लीजिए, मैंने एक लेक्चर में कंप्लीट लुईस स्ट्रक्चर बनाना सिखा रखे हैं, तो वहाँ से आप लुईस स्ट्रक्चर बनाइए, और उस लुईस स्ट्रक्चर से इस पेपर में आपके 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये दोनों स्ट्रक्चर मैंने किससे बनाए, लुईस स्ट्रक्चर से, दोनों में मेरे को दिख रहे हैं सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड्स, मतलब इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है। In both Y and Z, pi bonding occurs between p orbitals of oxygen and d orbital of manganese। यदि आप प्यार से देखोगे ना
तो आप लोगों को खुद ही समझ में आ रहा है कि मैंगनीज का तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसका मतलब मैंगनीज ने तो क्या किया, अपना S एंड P S+3P इसने यूज़ कर लिए, इसमें भी मैंगनीज ने S+3P यूज़ कर लिए। तो इसके पास न तो P है न S है, तो ऑब्वियसली जो पाई बॉन्डिंग है वो कौन करेगा, तो पाई बॉन्डिंग कौन करेगा, पाई बॉन्ड्स, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाई d orbitals of manganese in both cases in manganese। मैंगनीज में पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, D। लेकिन ऑक्सीजन पे जाएं तो किसी भी ऑक्सीजन को उठा लो, ऑक्सीजन पे आप लोगों को 2 लोन पेयर 1 सिग्मा बॉन्ड या फिर 3 लोन पेयर 1 सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। तो एक्चुअल में एक लोन पेयर जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो हर एक आपको ऑक्सीजन sp2 मिलेगा। हर एक ऑक्सीजन आप लोगों को यहाँ पे कैसा मिलने वाला है, sp2 मिलने वाला है। इसका मतलब 1p ऑर्बिटल इज अवेलेबल फॉर पाई बॉन्डिंग। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल एंड मैंगनीज का d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा पाई बॉन्ड में। थोड़ा आपको स्लो लग रहा होगा, बोले यार मास्टर धीरे धीरे क्या करा रहा है ना, तो थोड़ा वीडियो की स्पीड बढ़ा लेना। यदि आप लोगों को जल्दी लग रहा है तो थोड़ा स्लो कर लेना। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं हर एक ऑप्शन को सॉल्व कर रहा हूँ, और ये बात इसलिए कि आपका कोई मिसकॉन्सेप्ट हो तो वो निकल जाए, आपके दिमाग में कहीं कोई भ्रांति हो तो निकल जाए। इस सीरीज़ का नेम ही मैंने मिसकॉन्सेप्ट सीरीज इसलिए रखा है ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग न रहे, कोई मिसकॉन्सेप्ट न रहे। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न क्या है, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक ऑप्शन सॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, इससे आप लोगों को एक सलीका, एक तरीका आएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। इन एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन y अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो फोर्थ ऑप्शन को यहाँ पे अलग से सॉल्व कर रहा हूँ मैं, फोर्थ ऑप्शन को फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, इन्होंने कहा एसिडिक मीडियम में y, तो y है अपना MnO4 2 नेगेटिव। ऑब्वियसली ये एसिडिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेशन शो करता है, एक तो बनाता है ये MnO2 और एक बनाता है MnO4 नेगेटिव। गिव Z एंड MnO2, ऑब्वियसली एक Z है और एक MnO2 है, तो ये भी परफेक्ट है। कुल मिला के आप लोगों ने कंप्लीट सोल्यूशन कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मैं आप लोगों को पीडीएफ भी दूंगा, तो आप पीडीएफ से भी देख सकते हैं। इसका मतलब सेकंड भी करेक्ट था, थर्ड भी करेक्ट था, फोर्थ भी करेक्ट था, और सारे श्योर आंसर्स थे, कहीं कंफ्यूजन नहीं था कोई भी। जैसे बोथ Y एंड Z आर कलर्ड, ऑब्वियसली दोनों कलर्ड होते हैं, हम तो कलर पढ़ते हैं K2Cr2O7 है ना, CrO5 KMnO4 K2MnO4, इन सब के कलर हम पढ़ते हैं NCERT में, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इन बोथ Y एंड Z पाई बॉन्डिंग ये हमने एकदम सॉल्व किया है प्रॉपरली, हाइब्रिडाइजेशन भी हमने सॉल्व किया है, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री भी हमने सॉल्व करी है, और ये रिएक्शन एकदम सिंपल NCERT रिएक्शंस है। तो प्यारे बच्चों, मज़ेदार था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इन दोनों का फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, तो पिक्चर आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट है URMS जस्ट इक्वल टू होता है √3RT अपॉन m, और दूसरा है अपना एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब सिंपली एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी मोलिक्यूल इज जस्ट इक्वल टू होती है 3/2 kT, और पर मोल होती है 3/2 RT। ठीक, URMS इज डबल्ड when its temperature is increased 4 times। तो पहला ऑप्शन मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को खुद ही समझ में आ रहा होगा वैसे तो, कि √3RT की जगह क्या करो, 3R मल्टीप्लाइड बाई 4T, 4 मल्टीपल कर दो टेम्परेचर का डिवाइडेड बाई m। इसको यदि आप लिखोगे तो 4 का रूट होता है 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई √3RT अपॉन m रिजल्ट आएगा, मतलब √3RT अपॉन m का डबल हो जाएगा, मतलब URMS क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी इफ U इंक्रीज 4 टाइम। ऑब्वियसली करेक्ट है, कहीं कोई डाउट नहीं है। प्यारे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी एवरेज एट ए गिवन टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मोलिकुलर मास, ऑब्वियसली करेक्ट है। इस फॉर्मूले में आप लोगों को कहीं भी मोलिकुलर मास या मोलर मास नजर नहीं आ रहा होगा। URMS is inversely proportional to the square root of its molecular mass, दिख रहा है भैया, URMS is inversely proportional to the, बिल्कुल करेक्ट है, URMS inversely proportional to √m। तो ये भी 100% करेक्ट है।
एवरेज काइनेटिक एनर्जी डबल्ड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। नहीं भैया, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है हमें, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या है, तो फोर्थ को हटा दें। इतना बढ़िया क्वेश्चन कहाँ मिलेगा यार, इतना तो पीएमटी में भी नहीं मिलता। तो चलिए बच्चों, हो गया होगा आराम से आप लोगों को बढ़िया से। और फिर भी कहीं कोई डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे हर एक क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। अगला क्वेश्चन है डीके सीक्वेंस। ये तो आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैं पढ़ा देता हूँ, जब बेसिक आप लोगों को न्यूक्लियस वाले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जहाँ आती है वहाँ ये टॉपिक मैं पढ़ा देता हूँ। तो ये बड़ा सरल सा टॉपिक है, यहाँ पे सीधा लिख रखा है कुछ कुछ डीके हो रहा है और कुछ कुछ डीके होने से नई चीज़ें बन रही है, उन पर बेस्ट ऑप्शन है। सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, जब भी आप किसी एक एलिमेंट के लिए, जब भी किसी एक एलिमेंट एक्स पे आप यदि एक अल्फा पार्टिकल निकालते हो, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, 3 तरह की रेज निकलती है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज से। तो अल्फा रेज का मतलब होता है हीलियम मॉलिक्यूल्स, हीलियम आयंस। तो हीलियम आयंस क्या होते हैं, 2 4, मतलब एक हीलियम जब जाएगा तो 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। तो मास में कितना डिक्रीज होगा, -4, और एटॉमिक नंबर में कितना डिक्रीज होगा, -2। ऐसे ही तो यहाँ पे जो एक्स का जो भी आप लोग जेड एंड ए लिख लीजिए, तो यहाँ जो बनेगा ना वाई, इसका जेड होगा -2। एक यदि अल्फा पार्टिकल निकलता है तो रिजल्ट क्या होगा, जेड -2 ए -4। ठीक है, समझ गए बात को। ऐसे ही किसी एक्स में से जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, मास नंबर ए है, यदि उसमें से बीटा पार्टिकल निकालते हो, बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, ये कैसे होता है, एक न्यूट्रॉन जब डिकम्पोज होता है तो वो एक प्रोटॉन एंड एक न्यूट्रॉन बनाता है प्यारे बच्चों, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन बनाता है। इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब है बीटा रेज, मतलब बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिलीज होने का मतलब है पीछे क्या बच जाएगा, पीछे बच जाएगा प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, +1। तो रिजल्ट आएगा एक्स पे ए हो जाएगा कितना, उतना ही जितना पहले था, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, +1। समझ में आ गया होगा। ईच अल्फा पार्टिकल इमिशन डिक्रीज द एटॉमिक नंबर बाई 2 यूनिट एंड मास नंबर बाई 4 यूनिट, एंड with emission of each beta particle the atomic number increased by 1 unit because 1 proton is increased in the nucleus। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन भाग जाता है। सबसे पहले यूरेनियम से X1 निकला, रिजल्ट देखिए 2 यूनिट आप लोगों को दिख रहा होगा, 2 यूनिट क्या निकल गया, एटॉमिक नंबर, और 4 यूनिट क्या डिक्रीज हो गया प्यारे बच्चों, 4 यूनिट डिक्रीज हो गया मास। इसका मतलब x1 शुड बी अल्फा, यहीं पे मेंशन कर देते हैं, नई इक्वेशन नहीं लिखनी पड़ेगी। फिर आप देख रहे हो एक एटॉमिक नंबर बढ़ गया, मींस x2 शुड बी बीटा, मास नंबर चेंज नहीं हुआ, मास नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ। फिर एक x3 कुछ हुआ, लेकिन यहाँ पे मास नंबर सेम रहा, जेड की मतलब एटॉमिक नंबर की इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फाइनली जो भी हुआ उसमें मास नंबर बाई 4 डिक्रीज हो गया। ये आप लोग जो देख रहे हो ये 0 लिखा हुआ है, 230 है ये लास्ट में, थोरियम 230। तो लास्ट वाला पार्टिकल ऑब्वियसली क्या है, अल्फा पार्टिकल है, क्योंकि इसने मास नंबर को 4 यूनिट डिक्रीज किया है। इट मीन्स द जेड शुड कंटेन 92 एटॉमिक नंबर। जेड में एटॉमिक नंबर 92 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ 2 यूनिट डिक्रीज होना चाहिए इसे। ठीक, इसका मतलब यहाँ से 91 से 92 हुआ, इसका मतलब x3 शुड बी बीटा, x3 शुड बी बीटा। एक बार फिर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, एक अल्फा जब निकलेगा तो 2 यूनिट एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा, 4 यूनिट मास नंबर डिक्रीज होगा। एक बीटा पार्टिकल जब निकलेगा तो एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, मास नंबर में नो चेंज। तो हमने डिफाइन कर दिया अल्फा बीटा, बीटा अल्फा। अब आ जाते हैं ऑप्शंस पे। ठीक, अब Z इज एन आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम। सबसे पहली बात Z पे फोकस करिए प्यारे बच्चों। तो Z पे आप लोग देख रहे होंगे, Z पे 92 एटॉमिक नंबर है, यूरेनियम पे भी 92 एटॉमिक नंबर है। ऑब्वियसली फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, Z इज एन आइसोटॉप, ऑब्वियसली आइसोटॉप है। सेकंड देखिए आप लोग, द X2 इज बीटा। हाँ, ये तो मज़ेदार था, X2 इज बीटा। हाँ, हमें दिख रहा है भैया X2 बीटा, करेक्ट हो आप। X1 विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ऑब्वियसली करेक्ट है, क्योंकि X1 एक अल्फा पार्टिकल है, और अल्फा पार्टिकल आप लोग भी जानते हो प्यारे बच्चों, अल्फा पार्टिकल कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो ऑब्वियसली ये किसकी तरफ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे, ये भी करेक्ट है। X3 इज गामा रेज, नहीं भैया, X3 क्या है, X3 एक्चुअल में क्या है प्यारे बच्चों,
एक बीटा पार्टिकल है, फोर्थ को हटा दीजिए। मज़ेदार है पेपर, बहुत शानदार है। थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। अब स्पीड बढ़ा देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक ट्रू। मज़ेदार है, कितना सरल होता है जी एडवांस्ड का पेपर, आप लोगों को खुद ही समझ में आ रहा होगा। एक दो बार टाइम इन्वेस्ट करना होता है, फिर तो आप खुद ही आग लगा दोगे यार, है ना। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर, ये तो बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, ये तो सबसे ज़्यादा बार पूछी जाती है। यदि आप ग्लूकोज को, ये ग्लूकोज ले लेते हैं CHOH होल 4 CH2OH, यदि आप इसे ब्रोमीन वाटर के साथ, जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसके एल्डिहाइड ग्रुप को, ये आप लोग जानते हो एल्डिहाइड को बहुत इजीली ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, इसे Ag+1 Cu+2 ऐसे आयंस भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं, इसीलिए एल्डिहाइड्स टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट देते हैं। ऐसी ब्रोमीन वाटर भी Ag+ या Cu+2 की तरह एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए ये इजीली इसे ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, COOH में, और बाकी बचा हुआ जैसा है वैसा ही रहेगा। तो प्यारे बच्चों, दिस कंपाउंड इज ग्लूकोनिक एसिड, दिस कंपाउंड इज ग्लूकोनिक एसिड, और ऑप्शन में दे रखा है ग्लूटेमिक एसिड, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है, हटा देते हैं। द 2 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ D पॉजिटिव ग्लूकोज आर कॉल्ड एनोमस, ये आर लिखा हुआ है यहाँ पे, आर कॉल्ड एनोमस। ऑब्वियसली आप लोग जानते हो, जब आप लोग ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को आपने पढ़ा होगा कभी, तो आप लोग ग्लूकोज में ऐसा पढ़ते हो भैया, ग्लूकोज में जो है एक रिंग चेन टॉटोमेरिज्म होती है, इस रिंग चेन टॉटोमेरिज्म का रिजल्ट होता है ये वाला ऑक्सीजन इस पर रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन को आप इस ऑक्सीजन पे जोड़ दीजिए, इससे दो फॉर्म बनती है, एक बनता है अल्फा डी ग्लूकोज, एक बनता है अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों साइक्लिक होते हैं, एक बनता है बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज बोथ आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, जो C डबल बॉन्ड O जब OH में कन्वर्ट होगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अपोजिट होता है। ठीक, यहाँ स्ट्रक्चर बना के क्या ही दिखाऊँ आप लोगों को, फिर भी आप लोगों का इतना मन कर ही रहा है तो आप लोगों को बता देता हूँ मैं। यदि आप लोग दोनों का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, हेक्सासाइक्लिक स्ट्रक्चर, तो आप लोग सबसे पहले क्या कर लो, इसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लो। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, देखिए यूँ आप एक ऑक्सीजन ले आओ, और ट्रिक बता रहा हूँ कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर याद रखते हैं, और ये आपका OH जैसा है वैसा का वैसा चुपचाप बनाते चले जाओ, अपना दिमाग कहीं भी मत लगाओ। ये OH एंड H। अब एक नया कार्बन था 1 2 3 4 5, एक नया कार्बन था, उसे मैं अलग कलर से शो कर रहा हूँ यहाँ पे। ये यदि ये OH अंदर की साइड है तो ये होती है अल्फा फॉर्म, और यदि OH बाहर की साइड हो जाता है, ग्रीन वाला OH, तो इसे कहते हैं बीटा फॉर्म। ठीक, तो प्यारे बच्चों, अब इस कंपाउंड को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, अल्फा फॉर्म को आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। यदि आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, हावर्थ प्रोजेक्शंस कहते हैं इनको, ये हैं हावर्थ प्रोजेक्शंस। हावर्थ प्रोजेक्शंस में यदि आप लेफ्ट टू राइट चलते हो, मतलब यहाँ से क्लॉकवाइज 1 2 3 इस तरह से नंबरिंग करते हो, 4 5, और ये CH2OH, तो जो अंदर है उसे नीचे की तरफ रखिए, फिर जो OH है इसे नीचे की तरफ रखिए, और बाकी जो बाहर है उन्हें ऊपर की तरफ रखिए, इस तरह से। ठीक, अब देखिए प्यारे बच्चों, ये बन गया अल्फा। बीटा में और अल्फा में सिर्फ एक डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस होगा कि ये H एंड OH जस्ट अपोजिट होंगे। दिस कार्बन इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन, दिस कार्बन इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन, और इसमें यदि कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा, अपोजिट होगा, तो कंपाउंड्स क्या होंगे, एनोमर्स होंगे। तो ग्लूकोज के 2 एनोमर्स बनते हैं। ऑब्वियसली ये करेक्ट ऑप्शन था। चलिए फिर दोबारा ऊपर आ जाते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लिवोरोटेटरी फ्रक्टोज। ठीक है, ये तो आप भी जानते होंगे, इसमें तो मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग जानते हो, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। ग्लूकोज का जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हो एसिडिक मीडियम में, तो एक तो ये देता है, दो चीज़ों से, सॉरी ग्लूकोज नहीं, सॉरी सुक्रोज है ना, ये मैं गलत बोल गया। सुक्रोज जो है आप लोग जानते हो, इसे इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। तो सुक्रोज जो है वो होता है, 2 यूनिट जुड़ी होती है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, ये 2 यूनिट जुड़ी होती है।
फ्रक्टोज लिवोरोटेटरी होता है जब प्योर होता है, ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। तो जब आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हो किसी भी ओलिगोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड का, तो वो अपनी यूनिट्स में टूट के अलग हो जाते हैं। तो ग्लूकोज अलग हो जाएगा, फ्रक्टोज अलग हो जाएगा। ग्लूकोज का एंगल नियरली 50 होता है, उसका 90 होता है। तो ओवरऑल सोल्यूशन कैसा बनता है? ओवरऑल सोल्यूशन बनता है लिवोरोटेटरी। फ्रक्टोज लिवोरोटेटरी होता है, ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। और खुद सुक्रोज कैसा होता है? डेक्स्ट्रो। तो ये कंपाउंड खुद होता है डेक्स्ट्रो, सोल्यूशन बनता है लिवोरोटेटरी। इसीलिए इसके सोल्यूशन को या इसके एसिडिक हाइड्रोलाइसिस को इन्वर्ट शुगर कहते हैं। लेकिन यहाँ इतना कुछ नहीं पूछा था, यहाँ तो पूछा था हाइड्रोलाइसिस जो है क्या वो ग्लूकोज एंड लिवोरोटेटरी फ्रक्टोज देगा? हाँ। मोनोसेकेराइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, ऑब्वियसली हाइड्रोलाइज करने के लिए कम से कम 2 यूनिट तो जुड़ी हो सेकेराइड की। तो सेकेराइड की 2, 4, 5, 10 यूनिट्स पॉलीमर ओलिगोसेकेराइड्स या पॉलीसेकेराइड्स में होते हैं। मोनोसेकेराइड का बेचारे का क्या हाइड्रोलाइसिस होगा? तो ये भी करेक्ट है प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हो तो एक बार मैं इसे सॉल्यूशन को नीचे कर देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक, फिर भी कहीं डाउट हो आप लोग डाउट सेशन में कमेंट में आराम से लिखिए। इसके अलावा आप लोग अपने यहाँ पे टेलीग्राम एंड फेसबुक भी है, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप अपने डाउट सेशन ले सकते हो, डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ए टिन क्लोराइड Q अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शंस बट नॉट बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस करके हमें क्या ही करना है। Q कोई टिन क्लोराइड है, क्लोराइड के साथ X देता है। अब इस तरह के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आप लोगों को हिंट मिल जाएगा, कहीं ना कहीं एक छोटा सा हिंट आप लोगों को मिल जाएगा। वही Q Me3N के साथ Y में कन्वर्ट होता है, वही Q CuCl2 के साथ Z और CuCl। अब यहीं से हिंट आएगा, यही रिएक्शन है जो समझ में आ रही है थोड़ी बहुत, बाकी तुम पल्ले नहीं पड़ रहा कुछ भी। इस रिएक्शन में समझ में आ रहा है कि कॉपर प्लस टू कन्वर्ट इनटू कॉपर +1। ऑब्वियसली आपका जो टिन है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। टिन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, एक होता है टिन +2, एक होता है टिन +4। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ऑब्वियसली ये SnCl2 है, और जब ये CuCl2 से रिएक्ट करता है, देखो हिंट कहाँ था, हिंट कहीं भी हो सकता है, एक हिंट पक्का मिल जाएगा। आराम से आप लोगों को थोड़ा सा सोचना है। कॉपर +2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Sn+2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्योंकि यहाँ पे कॉपर रिड्यूस हुआ है तो ऑब्वियसली इसने किसी को ऑक्सीडाइज किया होगा, तो ये SnCl4 में ऑक्सीडाइज हुआ है और ये CuCl क्यूप्रस क्लोराइड बना है। तो हमें समझ में आ रहा है ये SnCl2 हो सकता है, मे बी कन्फर्म नहीं है। SnCl2 दूसरी रिएक्शन भी एक बार लिख लेते हैं, SnCl2 when react with Me3N it give Y। SnCl2 एक लुईस एसिड है और ये Me3 ये एक बेस है, तो इसका रिएक्शन ऐसे हो सकता है कि ये लुईस बेस जो है ये अपना लोन पेयर इसे दे दे, ये यहाँ पे बात बन सकती है। ठीक, यही Q क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब SnCl2 जब क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो SnCl3 नेगेटिव बनाता है। ये दोनों रिएक्शन वही लुईस एसिड बेस वाली है। क्लोराइड आयन भी एक लुईस बेस है, वो भी अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। Sn के पास Sn+2 के पास नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, इसीलिए ये आराम से क्या कर सकता है प्यारे बच्चों, लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। तो बोथ SnCl2 एंड SnCl4 आर लुईस एसिड। ठीक, थोड़ी हैंड राइटिंग आप लोगों को दिख रहा है महात्मा गांधी जैसी है, लेकिन धीरे धीरे सुधर जाएगी। SnCl2 एंड SnCl4 बोथ आर लुईस एसिड। ठीक है, अब देखते हैं द सेंट्रल एटम इन X इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। पहला आप लोगों को ऑप्शन सोल्व करना है, तो आप लोगों को SnCl3 देखना है, SnCl3। आप लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आए तो आप लोग Sn जानते हो, कार्बन फैमिली का एलिमेंट है ये, कार्बन फैमिली का एलिमेंट है ये। ठीक, Sn पे 3 क्लोरीन बना दो नेगेटिव, मतलब एक लोन पेयर बना दो। ठीक, एक बना दो लोन पेयर, बात बन सकती है। यदि आप नेट नेगेटिव चार्ज लगाते हो तो एक लोन पेयर है और 3 क्लोराइड है, मतलब ये sp3 हो सकता है जहाँ तक उम्मीद है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम Z इज +2। सेंट्रल एटम इन Z कौन सा भैया, तो Z है ये। सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 नहीं भैया, नहीं, Sn+4 में कन्वर्ट हो जाता है, ये गलत है, हटा दो। द सेंट्रल एटम इन Z हैज़ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
जेड में लोन पेयर नहीं होगा, SnCl4 में कोई लोन पेयर नहीं होगा। SnCl4 सिंपल स्ट्रक्चर है जिसमें कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, क्योंकि ये कार्बन फैमिली का एलिमेंट है, तो इसमें कोई लोन पेयर नहीं होता है। वन लोन पेयर, इसे गलत करार देते हैं। देयर इज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन इन वाई में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दिख रहा है हमें, आप लोगों को भी वाई में कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा होगा प्यारे बच्चों। तो फोर्थ इज करेक्ट, तो 1 and 4 आर करेक्ट। प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक के बहुत क्वेश्चन आए हैं ना, बड़े मुश्किल के बाद एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आया, तो इस पर हम काम करते हैं अच्छे से। काफ़ी सारे रिएक्शंस दिख रहे हैं। C6H10O एक RMgX से रिएक्ट कर रहा है, और RMgX से रिएक्शन करने वाला ऑक्सीजन कोई डेरिवेटिव है, तो या तो वो एल्डिहाइड हो सकता है या फिर वो कीटोन हो सकता है, दोनों एडिशन रिएक्शंस देते हैं। सभी एसिड डेरिवेटिव्स भी रिएक्शन देते हैं, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन, एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एसिड एंड एल्कोहल एक्चुअल में एल्केन्स बनाते हैं, तो या तो ये क्यू एल्केन है या फिर हो सकता है क्या, अभी और आगे देखना पड़ेगा। क्यू में जब कंसनट्रेटेड HCl को रिएक्ट करवाया गया तो एस बना एक मेजर। कंसनट्रेटेड HCl एक्चुअल में एल्कोहल पे रिएक्ट करता है, इसका मतलब क्यू एल्कोहल हो सकता है। ऐसे 20% H3PO4 360 केल्विन पे मतलब हीट किया गया है। एल्कोहल को आप लोग जानते हो, जब आप हीट करते हो टर्सरी एल्कोहल को, तो वो एल्किन्स में कन्वर्ट होते हैं। क्यू शुड बी एल्कोहल, और एल्कोहल या तो एल्डिहाइड बनाते हैं या फिर कीटोन बनाते हैं, तो दिस कंपाउंड शुड बी एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक, अब ये क्या एल्डिहाइड कीटोन है, ये दिख रहा है, एक साइक्लोहेक्सेन बनानी है और उस पर एल्डिहाइड या कीटोन जो भी बना सकते हो। C6 है, क्योंकि प्रोडक्ट में सभी में दिख रहा है साइक्लोहेक्सेन ही बन रही है। आगे एल्कीन बन रही है, एल्कीन में आप हाइड्रोजनेशन करा रहे हो, फिर हेलोजनेशन करा रहे हो, परोक्साइड में HBr जोड़ रहे हो। सो सिंपल, सीधा सीधा दिख रहा है भैया, दिमाग नहीं लगाना है। ये साइक्लोहेक्सेन का एक कीटोन है, दिख रहा है। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करिए, इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि ऑप्शन से हमें दिखा कि वो साइक्लोहेक्सेन हो सकता है। ये कार्बन डबल बॉन्ड हो, ये कीटोन है, ये पहला कंपाउंड है, इस पे मैं RMgX को रिएक्ट करा रहा हूँ, MEMgBr। आप लोग जानते हो इसमें Me नेगेटिव होता है, बेस होता है, ये इस पे अटैक करेगा। इट इज़ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, it is the nucleophilic addition reaction, and this nucleophilic addition reaction result what a compound OMgX, Br है तो Br, और यहाँ पे Me। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। जब पानी डालोगे इसमें, जब आप लोग इसमें पानी डालोगे तो आप लोगों को नज़र आएगा कुछ इस तरह से। पानी डाल दीजिए, MgOH निकल जाएगा और ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा मेरे प्यारों, किस में, ये कंपाउंड हो जाएगा एक अल्कोहल में कन्वर्ट। ठीक, अब चलते हैं वापस ऊपर, देखते हैं क्या माजरा था। तो आप लोगों को दिख रहा है ये क्यू था हमने जो बनाया अभी भी, तो इस पर सबसे पहले लाल लाल प्यारा सा लिख देते हैं, ये है हमारा क्यू। ठीक, अब क्यू पे कंसनट्रेटेड HCl से रिएक्ट करवाना है, तो इसे सबसे पहले कंसनट्रेटेड HCl से रिएक्ट करवाते हैं। कंसनट्रेटेड HCl इसमें न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन देगा, SN रिएक्शन देगा, और न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन से इसमें बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्लोरीन। ये रीअरेंज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो ये हो गया। ठीक है, ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं सोल्व कर रहा हूँ यार, बता ही नहीं रहा याद भी कुछ, है ना। आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। OH एल्कोहल है, एल्कोहल पे HCl से रिएक्ट करवाते हैं तो SN रिएक्शन होती है, SN1 होती है जनरली, क्योंकि यहाँ पे OH क्या है, प्रोटिक कंपाउंड है। ठीक, अब इसी पे नीचे की तरफ चलते हैं। 20% H3PO4 के साथ, ये S हो गया है ना, इसे यहाँ पे नोट कर देते हैं, ये है हमारा S, ताकि ऑप्शन सॉल्व करते हुए हमें दिक्कत नहीं आए। फिर 20% H3PO4, तो इस कंपाउंड को 20% H3PO4 में, मतलब मैं सीधा लिख रहा हूँ, एसिड में हीट कर रहे हैं, इससे एक एल्कीन बनेगी, और इससे जो एल्कीन बनेगी वो एकदम स्पष्ट है भैया, इससे जो एल्कीन बनेगी वो सीधी सरल रिंग के अंदर होगी, क्योंकि रिंग के अंदर की एल्कीन कंपैरेटिवली बहुत स्टेबल होती है, इट इज़ Me। अब इस कंपाउंड के साथ, दिस कंपाउंड इज R, ये हमारा R बन गया है। अब इस कंपाउंड पे दो काम करने हैं हमें, क्या दो काम करने देखते हैं। एक काम करना है H2Ni, मतलब सीधा सेचुरेशन कर देना है, एल्केन बना देना है। तो सबसे पहले H2Ni हीट कर दीजिए, हाइड्रोजनेशन कर दीजिए इसका, तो ये बन गया एल्केन और ये बन गया Me। इसके बाद Br2HNu, मतलब आप लोगों को क्या करवाना है,
इसका हेलोजिनेशन करवाना है, डायरेक्ट हेलोजिनेशन, ठीक, डायरेक्ट हेलोजिनेशन। कौन सा? फोटोकेमिकल हेलोजिनेशन, जिसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू होता है। ब्रोमीन काफ़ी ज़्यादा रेजियो सेलेक्टिव होता है, ये इतना रेजियो सेलेक्टिव होता है कि इसकी टर्सरी पे रिएक्ट करने की रिएक्टिविटी 1600 टाइम ज़्यादा होती है प्राइमरी से, इसीलिए बहुत सेलेक्टिव होता है और ये सीधा प्रोडक्ट बनाता है। रेजियो सेलेक्टिव मतलब रीजन सेलेक्टिविटी, ये टर्सरी पे ही प्रोडक्ट बनाता है, तो आप लोग टर्सरी पे प्रोडक्ट बना दीजिए। दिस कंपाउंड इज टी, दिस कंपाउंड इज टी, ठीक है भैया। अब दूसरा काम क्या करना है? दूसरा HBr को बेंजोइल परऑक्साइड के साथ ट्रीट करना है। तो HBr आप लोग जानते हो, जब ऑर्गेनिक ऑक्साइड के साथ, ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है तो फिर ये कंपाउंड में एंटी मार्कोनिकोव एडिशन देता है। तो बना दीजिए एंटी मार्कोनिकोव एडिशन एंड दिस कंपाउंड इज यू, दिस कंपाउंड इज यू। अब ये थोड़ा ऊपर नीचे ज़रूर हो गया लेकिन समझ में अच्छे से आ रहा है। अब आप लोगों को सिर्फ ये देखना है, अब याद रहेगा, ये हमें पता है SQRUT सब बना डाले हमने। ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन है, आप लोगों को चूज क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं, मोर देन वन चॉइसेज है, ठीक है। तो सीधा ऑप्शन पे आ जाओ। यू जो है हमारा, यू था ये ब्रोमीन वाला, पहला ऑप्शन काट दीजिए आंख बंद करके, क्योंकि इसमें यू गलत दे रखा है, हमारा यू कुछ और आ रहा है भैया। सेकंड ऑप्शन में एस कौन सा दे रखा है? हमारे वाला ही दे रखा है, हाँ। और यू भी इसने हमारे वाला ही दे रखा है, सेकंड करेक्ट। थर्ड में एस कौन सा दे रखा है? थर्ड में एस दे रखा है, हमारे वाला एस नहीं दे रखा है, थर्ड काट दीजिए आंख बंद करके, हटाओ, हटा सावन की घटा। फोर्थ आप लोग देख रहे होंगे, फोर्थ क्या देख रहे हैं आप लोग? यार आप लोग खुद ही सॉल्व कर दो यार, इतना था ना। तो फोर्थ में यू कौन सा है? क्या हमारे वाला ये ठीक है। टी कौन सा है? क्या हमारे वाला ये ऑब्वियसली करेक्ट है। हो गया भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका वाले पर्सन का और इसके बाद इसके वाले पर्सन का, दोनों, या फिर आप PDF में से स्क्रीनशॉट लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ की बजाय। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को कंप्लीट PDF मिल जाएगा इसका, तो आप लोग निश्चिंत रहें, मस्त रहें, चिल करें। ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन ए सेट ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स, आइडेंटिफाई द ऑप्शंस विच of the molecules possesses permanent dipole moment at room temperature। ढूंढना है भैया किसमें जो है चारों मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़िएगा, मैं आप लोगों को डाइपोल मोमेंट बहुत अच्छे से करना सिखाऊंगा। वैसे डाइपोल मोमेंट किसी भी रेगुलर स्ट्रक्चर का जीरो ही होता है, जहाँ पे सभी सराउंडिंग एटम क्या हो? आइडेंटिकल हो और कहीं लोन पेयर नहीं हो, ठीक। तो सबसे पहला ऑप्शन BeCl2, BeCl2 में लॉन पेयर होता नहीं है, तो म्यू इक्वल्स टू होता है 0। तो पहला ऑप्शन काट दीजिए आंख बंद करके, बाकी सॉल्व ही नहीं कर रहे ना, हमारे पास टाइम ही नहीं इतना। सेकंड ऑप्शन पे आ जाइए। सेकंड ऑप्शन में SO2 में SO2 का बेंट स्ट्रक्चर होता है और इस पे एक होता है एक लॉन पेयर, तो म्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। C6H5Cl बेंजीन में दो इफेक्ट होते हैं क्लोरीन के, एक होता है -R और एक होता है -I और एक होता है +R। तो एक फोर्स इधर लगता है, एक फोर्स इधर लगता है, लेकिन फिर भी रिजल्टेंट म्यू 0 नहीं होता है, क्योंकि दोनों फैक्टर एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है सेलेनियम, ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है, sp3 होगा। आप सोच रहे होंगे मैंने रट रखे हैं, दूर से दिख रहा है आप लोगों का। सेलेनियम जो है वो ऑक्सीजन फैमिली का है, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड, H2 ही है, तो इसमें भी म्यू नॉट इक्वल टू 0 है भैया। और BrF5 को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। ब्रोमीन पे टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, इसका मतलब यहाँ पे ब्रोमीन के हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, क्योंकि 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है, और एक यदि लोन पेयर है भैया तो फिर वो डाइपोल मोमेंट को 0 नहीं होने देगा। इसका मतलब ये ऑप्शन परफेक्टली करेक्ट है, परफेक्टली करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन पे आ जाइए, थर्ड का मैं कलर चेंज कर देता हूँ। थर्ड ऑप्शन में आप लोगों को BF3 खत्म, BF3 जैसे ही लिखा मेरे को दिख रहा है कि ये मेरे रूल में आ रहा है, जब सभी एटम्स आइडेंटिकल हों, कोई लोन पेयर नहीं हो, तो सभी सिग्मा बॉन्ड हो, तो फिर म्यू इक्वल टू 0 होता है। काट दीजिए भैया। नेक्स्ट है NO2, फोर्थ ऑप्शन को सॉल्व कर लेते हैं।
फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है NO2। बिल्कुल याद रखिए, NO2 में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन भी होता है, गरीब में बेचारे में, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, सेंट्रल एटम का बेंट स्ट्रक्चर होता है, म्यू नॉट इक्वल टू 0, शक्ल से ही लग रहा है। NH3 में भी पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है, लोन पेयर होता है, म्यू नॉट इक्वल टू 0। POCl3 में भी प्रॉब्लम है क्योंकि एक तरफ ऑक्सीजन होता है, दूसरी तरफ क्लोरीन होते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज सेम नहीं होते। और अगला बचा है CH3Cl, इसमें भी म्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये ब्लू वाले जो हैं ये ऑप्शन फोर्थ है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये ऑप्शन फोर्थ है, ठीक। तो इसमें कोई ऐसा नहीं आया जिसमें म्यू नॉट इक्वल टू 0 नहीं था, तो सभी में म्यू नॉट इक्वल टू 0 था, सॉरी। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत टाइम लग गया है ना, बहुत थक गए होंगे आप लोग, है ना बेचारे, कितनी देर से मेहनत कर रहे हो यार, जब से लगे पड़े हो, है ना। इस आदमी का क्या है, ये तो लगा पड़ा है, ऐसे ही बेवकूफ़ है, तो केमिस्ट्री का टीचर है, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही चिल्लाते आया होगा, ऐसा नहीं है बेटा। आप लोगों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और लगे रहो, रुको नहीं, डरो नहीं, थको नहीं, रुकना मना है, ठीक। चूज द रिएक्शंस फॉलोइंग ऑप्शन। अब तो हो गए 12 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन और बचे, फटाफट से कर देते हैं, आप लोग मस्त रहो, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। Choose the reactions from the following options for which the standard enthalpy of reaction is equal to standard enthalpy of formation। फॉर्मेशन एंथैल्पी के 3 बेसिक रूल हैं। सभी रिएक्टेंट एलिमेंटल होने चाहिए, सभी प्रोडक्ट 1 मोल होने चाहिए, रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए और फिजिकल स्टेट रूम टेम्परेचर पे ही होनी चाहिए। पहले ऑप्शन में प्रोडक्ट हमारा 1 मोल है, रिएक्टेंट जो है वो एलिमेंटल है और फिजिकल स्टेट ओजोन एंड ऑक्सीजन दोनों की गैसेस होती है, ये फॉर्मेशन एंथैल्पी है। सेकंड में क्या हमने इसकी रेफरेंस फॉर्म को यूज किया है, तो आप लोग ये कह सकते हो कि रेफरेंस फॉर्म ऑफ सल्फर होती है S6, इसका मतलब ये गलत है। S6 क्या होती है, रेफरेंस फॉर्म। आपका एलिमेंट रेफरेंस फॉर्म होना चाहिए, जैसे कार्बन के केस में फुलरीन, डायमंड, ग्रेफाइट, कितने फॉर्म्स होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट उसका रेफरेंस फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप लोगों को ग्रेफाइट से बनाना है यदि आप फॉर्मेशन एंथैल्पी चाहते हो तो फोर्थ गलत है क्योंकि कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड स्टेट में होता है, यहाँ पर गैसियस स्टेट दे रखा है, यहाँ पर ये S8 में प्रॉब्लम है, यहाँ पर गैसियस में प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों। ऐसे ही H2 + O2 गिव यू 2H2O, बिल्कुल गलत है भैया। अरे यार इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, ये तो गलत है, ये तो 100% श्योर है। सल्फर वाले केस में, एक मिनट और सोचने दो यार, सल्फर वाले केस में S8 होता है या S6 होता है ना, तो सॉरी भैया, थोड़ी सी गलती हो गई, एक्चुअल में वो S80 होता है, मेरी मिस्टेक, एग्जाम में आपसे भी हो सकता है, ये गलत नहीं है भैया, है ना। तो आप लोग इसे भी क्या कर लेना, करेक्ट कर लेना। एक्चुअल में सल्फर S8 फॉर्म ही होती है, मेरा मिस्टेक था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे गलतियां हो जाती है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया सेक्शन नंबर 3 और ये है मैक्सिमम मार्क्स 18। यहाँ पे 6 क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस जो हैं उनके लिए आंसर आगा न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब इंटीजर टाइप के हैं। लेकिन इस बार इंटीजर टाइप में एक खास बात थी कि आप लोगों को जो है वो ट्रंकेट करना है, राउंड ऑफ करना है, मतलब आप लोगों का आंसर जो है डेसिमल के बाद भी 2 प्लेस तक होना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे न्यूमेरिकल मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, परफेक्ट कैलकुलेशंस होनी चाहिए, तो परफेक्ट कैलकुलेशंस आप लोग कैलकुलेटर से करिएगा, ठीक है ना। कैलकुलेटर की आदत न डालें, अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से सॉल्व कर सकें। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻17। ये जो है गलत लिख रखा है यहाँ पे। Fe+2 सल्फाइड आयन FeS व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.06 m this and 0.2 m this are mixed, the equilibrium concentration of Fe+2 ion found is y 10⁻17 m। वैल्यू ऑफ y कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, सबसे पहले इस इक्वेशन को सिंपली लिखिए, Fe2 पॉजिटिव एक्वस सल्फाइड 2 नेगेटिव एक्वस गिव यू FeS सॉलिड, FeS सॉलिड, ठीक। अब क्या करिए, t = 0 पे आप लोगों ने 0.06 m ये मिलाया, 0.2 m ये मिलाया, इसकी ये सॉलिड है, इसको मेंशन ही नहीं करना इक्विलिब्रियम में, तो इसको भूल जाओ।
अब यहाँ पे आप लोग यदि फोकस करोगे तो इक्वल वॉल्यूम्स दे रखी है, आप लोग जल्दीबाजी में यही मिस्टेक कर सकते हो, यही सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो इस मिसकॉन्सेप्ट पे फोकस करें, इस मिसकॉन्सेप्ट पे फोकस करें कि जब आप इक्वल वॉल्यूम मिलाओगे तो वॉल्यूम हो जाएगी डबल, तो मोलैरिटी हो जाएगी हाफ। तो एक्चुअल में T बराबर 0 पे आप लोगों को लेना है 0.03 m एंड 0.1 m। आप लोगों को दिख रहा होगा दोनों का 1 1 मोल है, यदि बैलेंस करोगे तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है आप लोगों का, Fe लिमिटिंग रिएजेंट है। तो T बराबर T इक्विलिब्रियम पे 0.03 नियरली क्या हो जाएगा मान लेते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है +17 है, सॉरी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इतनी बड़ी है कि रिएक्शन नियरली 100% कंप्लीट होगी। इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली इसमें जो 0.03 है इसमें से मान लेते हैं x निकला, 0.1 में से x निकला, तो क्या होगा, अपन ये मान लें कि नियरली खत्म हो रही है, तो ये जो है ये फाइनली आप लोगों का अप्रॉक्सीमेशन कर रहा हूँ मैं, 0.07 m बच जाएगा, कौन, सल्फाइड। बात है Fe+2 कैलकुलेट करने की, तो हमारे पास वैल्यूज है, हम कैलकुलेट कर देंगे। देखिए 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻17 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई FeS की कंसंट्रेशन को मेंशन नहीं करना है, तो नीचे आप लोगों को कंसंट्रेशन लिखना है किसका, Fe+2 आयन मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई आप लोगों को यहाँ पे लिखना है 0.07, किसका कंसंट्रेशन आ गया प्यारों, ये आ गया अपने इस वाले सल्फाइड का कंसंट्रेशन आ गया है, ठीक। अब आप लोगों को यहाँ से सीधा Fe+2 कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है। Fe+2 कंसंट्रेशन हो जाएगा 10⁻17, ये +17 है, यहाँ पे फिर मिस्टेक की है मैंने, -17 डिवाइडेड बाई आप लोगों को 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.07। आप लोगों को पता है क्या किया, दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा कोई कन्फ्यूज़न हो तो। हम यूँ माने कि Fe+2 नेग्लिजिबल अमाउंट में बचेगा, तो वो सिर्फ नेग्लिजिबल अमाउंट कैलकुलेट करनी, अप्रॉक्सीमेशन करके, एग्जैक्टली कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होगा, करनी भी नहीं होती है। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको नेग्लिजिबल मान लिया और इसकी वैल्यू को सीधा कैलकुलेट कर लिया, ये मान के कि सल्फाइड लास्ट में 0.07 n बचा था किस पे, इक्विलिब्रियम पे, ठीक। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करके आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा मैं देख के लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 8.928, है ना। अब आप लोग कहोगे यार बोले सर आप तो कैलकुलेट ही नहीं कर रहे, देखो भैया मेरे को एग्जाम नहीं देना है, 8.928 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻17, तो दिस इज जस्ट इक्वल टू y, देन y इक्वल टू 8.93, क्योंकि उन्होंने कहा था 2 डेसिमल तक रखना कैलकुलेट करके। कैलकुलेट मैंने नहीं किया और कैलकुलेट करना मेरा ड्यूटी नहीं है, आप लोग खुद कैलकुलेट करिए, लेकिन आप लोगों को मेथड समझ में आना चाहिए, ये मेरी ड्यूटी थी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कहाँ रखिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा। अब अगला क्वेश्चन है B2H6 B3N3H6 N2O N2O 4H2 H2O3 फलाना, इतने सारे कंपाउंड्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड हो बिटवीन 2 एटम्स ऑफ सेम काइंड। पता है इन सब के स्ट्रक्चर्स आप लोगों को लुईस स्ट्रक्चर वाले लेक्चर में मिल जाएंगे मैंने सारे लुईस स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, इन सब के लुईस स्ट्रक्चर ही बनाने और आप लोगों को ये पता लगाना है कि सेम एलिमेंट के एटम के बीच में बॉन्ड है या नहीं है। B2H6 आप लोग जानते हो, B2H6 जो है वो बनाना बॉन्ड वाला एक कंपाउंड है, आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो ये B2H6 कंपाउंड है। यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनते हैं, B बॉन्ड नहीं है, तो पहला हटा दो। दूसरा है B3N3H6, ये कंपाउंड जो है ये इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से जाना जाता है, आप लोग भी इसे जानते होंगे। और यहाँ पे हर जगह ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड भी लगा दीजिएगा, ठीक। अब आप लोगों को हाइड्रोजन लगाने हैं 6, तो जहाँ आप लोगों को नाइट्रोजन दिखे वहाँ पे हाइड्रोजन डबल बॉन्ड लगा दिए ना, B3N3H6, ठीक है। तो हर एक जगह पे आप लोगों को क्या लगा देना, हाइड्रोजन लगा देना है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, बोरोन पे नेगेटिव लगा दीजिए, लेकिन सेम एलिमेंट में अभी भी कोई बॉन्ड नहीं आया, इस पे क्रॉस मार दीजिए, इस पे क्रॉस मार दीजिए। N2O में N ट्रिपल बॉन्ड N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O होता है, मतलब ये करेक्ट है।
N2O4 में दोनों नाइट्रोजन आपस में जुड़े होते हैं, ये भी करेक्ट है भैया। ये NO2 ब्राउन कलर की एक गैस होती है, उसका डाइमर है, कलरलेस सॉलिड होता है ये। H2H2O3 देखो ये सब मैंने बनाई हुई है, आप लोग यदि आप लोग इस स्ट्रक्चर देखोगे तो आप लोगों को मैंने इस पे तो बहुत मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो H2S है ना, हाइड्रोजन लगा दो यहाँ पे नेगेटिव की बजाय, तो इसमें भी सल्फर सल्फर बॉन्ड है। और H2H2O8 में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, पर ऑक्साइड लिंकेज होता है, ये भी मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे स्ट्रक्चर्स मैंने वहाँ पे बनाए थे, आप लोग लुईस स्ट्रक्चर ज़रूर देख लेना। आप लोग चाहे जेईई मेन एस्पिरेंटो चाहे नीट एस्पिरेंटो कोई भी हो, इसका आंसर आ जाएगा 4 सिर्फ 4.00 पॉइंट के बाद कुछ नहीं लगाना, ठीक। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट है कंसीडर द काइनेटिक डेटा ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन ए बी सी समथिंग समथिंग, और बाद में क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन ए बी इतना हो तो इतनी है, वैसे ही कैलकुलेट ही करना वाई की वैल्यू। सबसे पहले इसके लिए रेट लो निकाल लीजिए। डेटा से आप लोग देख रहे होंगे फर्स्ट एंड सेकंड डेटा को कंपेयर करिए, दोनों में एक ही कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, बी को डबल किया गया, सी कांस्टेंट है। बी को डबल करने पर रेट पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ से मेरे को सीधा सीधा रिजल्ट मिला, रेट प्रोपोर्शनल टू बी रेज टू 0। बी को हटा दीजिए, बी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब बी को भूल जाओ, बी के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर आ गया है। अब देखिए ए को कांस्टेंट रखा गया, लेकिन सेकंड एंड थर्ड डेटा में देखिए, यदि आप लोग देख पा रहे होंगे तो सेकंड एंड थर्ड डेटा में देखिए आप लोगों का ए कांस्टेंट है और बी को क्या कर दिया, सी को क्या कर दिया गया डबल, रेट भी डबल हो गई है। तो रेट कांस्टेंट में इसको भी मेंशन कर दीजिए, सी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है 1, ठीक। अब आप नेक्स्ट कंपेयर करिए, नेक्स्ट कंपेयर करेंगे तो आप लोग देखिएगा कि यदि आप लोग किसी और पे आइए, है ना, आप लोगों को कहाँ कांस्टेंट दिख रहा है, थर्ड कांस्टेंट रहना चाहिए, है ना। तो थर्ड कांस्टेंट है, देखो थर्ड कांस्टेंट है इस वाले में और इस वाले में थर्ड कांस्टेंट है, लेकिन जो है ए जो है वो क्या किया गया 0.2 से 0.3 किया गया है, 0.6 से 0.9 हो गया। मतलब ऑब्वियसली इसके रिस्पेक्ट में भी क्या है, आप लोग सीधा भी कर सकते हो, ए के रिस्पेक्ट में ए 1 है पावर, मतलब ऑर्डर 1 है। एक और तरीका भी है, एक और तरीका बताता हूँ, किन्हीं भी दो डेटा को जिन्हें आपको कंपेयर करना है उन्हें सीधा सीधा रख लो। जैसे मैं डेटा नंबर 4 डिवाइडेड बाई डेटा नंबर 1 करके दिखा रहा हूँ, लास्ट वाला 9.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵ जस्ट इक्वल्स टू के ए रेज टू, बाकी सबका आपको पता हो तो किसी एक को कैलकुलेट कर सकते हो, या बाकी सब सेम हो तो इसमें ए रेज टू कितना है अपना, फोर्थ एक्सपेरिमेंट में 0.3 रेज टू एक्स हम नहीं जानते कितना है, बी रेज टू 0 है, तो बी चाहे आपको पता हो नहीं हो सीधा पावर 0 लगा दो, और जो सी है वो आप लोगों का है 0.1, ये रेज टू 1 आप लोगों को पता है। यदि नहीं भी पता हो तो आप लोग यहाँ पे y लगा सकते हो, डिवाइडेड बाई सीधा सीधा कर दो 6.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵ जस्ट इक्वल्स टू के 0.2 रेज टू एक्स 0.1 रेज टू 0 0.1 रेज टू वाई। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये हो गया 3, और ये आप लोगों को आपको समझ में आ ही रहा होगा 9/6 इक्वल्स टू 3/2, तो बात एक ही है, तो पावर क्या होगी 1, है ना। तो इसका रिजल्ट आया 3/2 रेज टू एक्स जस्ट इक्वल्स टू 3/2 मीन्स x इक्वल्स टू 1, ठीक। पहला काम हो गया, हमें रेट लो मिल गया है प्यारे बच्चों, ठीक। अब रेट लो को क्या करना है, अब रेट लो को पुट कर देना है, जब कंसंट्रेशन दे रखी है ए की, बी की, सी की, तो इससे के कैलकुलेट कर लो और फिर रेट अपने आप आ जाएगी, है ना। तो रेट कैलकुलेट करने के लिए आप लोग क्या करो, रेट है y, ध्यान से देखते रहना, y मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵, ये रेट है जस्ट इक्वल्स टू के जो है, अब आप लोगों को यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है, कौन कौन सी, ए की 0.15 रेज टू 1, फिर बी के लिए 0.25 रेज टू 0, सी के लिए 0.15 रेज टू 1। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए, एक आ गया y और एक आ गया k। तो सबसे पहले क्या करो, k को फाइंड आउट करो। k कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो k कैलकुलेट करने के लिए कोई सा एक डेटा उठा लो, जहाँ पे रेट दे रखी हो वहाँ से डेटा उठा लो।
तो इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं यहाँ पे किसी एक डेटा से, जहाँ से आपको मन करे, जो आपको सरल लग रहा हो वो बना लीजिए। जैसे आप लोगों को रेट ले लेते हैं 6.0 मल्टीप्लाइड बाई, मैं कोई एक डेटा उठा रहा हूँ, कोई सा भी डेटा, फर्स्ट उठा लीजिए, सेकंड उठा लीजिए, जो आपका मन करे। मैं सेकंड डेटा उठा रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴, सेकंड डेटा उठा रहा हूँ तो -5 है ना, तो 10 सॉरी इसे हटा देते हैं, 10 कहाँ गया वो, 10⁻⁻5 जस्ट इक्वल्स टू के। अब यहाँ पे डेटा पुट कर दीजिए सेकंड के 0.2:1, 0.2:0, 0.1:1। इस डेटा से ये सीधा सीधा है कि इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5। तो यहाँ से के कैलकुलेट हो गया, आप लोगों को दिख रहा होगा। 0.1 0.2 मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.02 हो जाएगा, तो के जस्ट इक्वल्स टू 6.0 डिवाइडेड बाई 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5। पुट द वैल्यू ऑफ के, दिस गिव यू वाई। वाई कितना होगा मैं आप लोगों को देख के बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास अब कैलकुलेट करने का टाइम नहीं है प्यारे बच्चों। तो वाई कितना होगा मेरे को दिख भी नहीं रहा, आंसर पता नहीं कहाँ चला गया है। हाँ, तो वाई होगा 6.75। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाई। यहाँ पे आप लोगों को याद रखने के लिए क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने कंप्लीट कर दिया है। वाई इक्वल्स टू था 6.75 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 को हटा दीजिए। दिस इज द फाइनल आंसर, इट इज़ द फाइनल आंसर। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में यदि आ रहा होगा, y इक्वल्स टू 6.75 है, ये मैंने मार्क कर दिया है। चलिए अब देखिए, आप लोगों को समझ में आ गया। एक बार पूरा रिवाइज करा देता हूँ। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं किया मैंने, पहले रेट लो फाइंड आउट कर लिया, फिर रेट लो में मैंने क्या कर दिया, किसी एक एक्सपेरिमेंट को उठा के सीधा के फाइंड आउट कर लिया, फिर अपन ने एक इक्वेशन बना ली जिस कंसंट्रेशन पे आप लोगों को रेट कैलकुलेट करनी थी, उसमें के की वैल्यू पुट कर दी। ठीक, तो प्यारे बच्चों, अब हम बस नियरली पेपर खत्म करने वाले हैं। 16 नंबर पे आ गए, 16, 17, 18, 3 क्वेश्चन बचे। ऑन डिजोल्विंग 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल आयोनिक सॉलिड, सॉरी नॉन आयोनिक सल्यूट 39 ग्राम बेंजीन में वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है 650 से 640। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत आसान है, लिक्विड सोल्यूशन तो वैसे ही बहुत आसान होता है। P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई PS जस्ट इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाई NB डिवाइडेड बाई NA, वेयर NB इज मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक, NA इज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P0 प्योर स्टेट में जब लिक्विड होगा तो उसका वेपर प्रेशर। I इक्वल्स टू 1 इन केस ऑफ नॉन आयोनिक सल्यूट्स। ठीक, तो अब देखिए, आप लोगों को सीधे डेटा पुट करने। इनिशियली कितना था? इनिशियली था 650 माइनस 640 डिवाइडेड बाई 640 जस्ट इक्वल्स टू I रखना है 1। NB कितना है आप लोगों को नहीं पता, तो NB कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन Na पता है 39 ग्राम बेंजीन डिवाइडेड बाई 78 मोलर मास। तो प्यारे बच्चों, कुल मिला के आप लोगों को यहाँ से क्या मिल गया? NB मिल गया। ठीक, अब अगला है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो नेक्स्ट में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इक्वल्स टू IKFM यानी मोलालिटी होता है। तो इसमें डेटा पुट कर दीजिए सीधे सीधे। I की वैल्यू है 1, KF दे रखा है 5.12 मल्टीप्लाइड बाई मोलालिटी इज जस्ट इक्वल्स टू NB डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो 39 ग्राम दे रखा था, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। NB यहाँ से इसमें पुट कर देना है। ठीक, इससे आप लोगों का डेल्टा TF आ जाएगा एग्जैक्टली। ठीक, तो इसका जो आंसर आएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका आंसर आएगा 1.02। ठीक, 1.02 इसका आंसर आएगा। ये आप लोगों को कैलकुलेट कर देना है। मेथड आसान था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को मैं PDF दे दूंगा, है ना। ठीक, अगला स्कीम 1 and 2 डिस्क्राइब द कन्वर्जन ऑफ P to Q and R to S respectively. Scheme 3 describe the synthesis of T from Q and S. The total number of bromine atom in a molecule of T.
देखो मजे ले लिए ना। टी में ब्रोमीन एटम कैलकुलेट करने, इससे पहले 20 रिएक्शन लिख के दे दिए, लेकिन ऑर्गेनिक में एक बार पढ़ लो उसके बाद रिएक्शंस बहुत आसान होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करो, आप स्कीम 1 पे काम करो। स्कीम 1 पे आप लोगों को एक एनिलिन दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, आप लोग खुद देखोगे बहुत सरल है। एनिलिन दिख रहा होगा, सबसे पहले Br2 एक्सेस में डाल दो और पता है वाटर में डाल दो। जब ब्रोमीन को कार्बन डाइसल्फाइड में डालते हो तो ये सिर्फ ऑर्थो या पैरा पे जुड़ता है, लेकिन जैसे आप प्रोटिक मीडियम लेते हो ये तूफानी हो जाता है, बहुत बढ़िया से इलेक्ट्रोफाइल बनता है और इतना अच्छा बनता है कि ये एक ब्राउन वाइट कलर का पीपीटी या इनसोल्यूबल कंपाउंड देता है, ट्राई ब्रोमो एनिलेन। ऐसा फिनोल भी करता है। ठीक, अब इसे NaNO2 HCl 273 0 डिग्री सेल्सियस पे NaNO2 या HNO2 से रिएक्ट कराना, मतलब डाई एजोटिजेशन करवाना। डाई एजोटिजेशन करवा दीजिए, ब्रोमीन जोड़े रखिए क्योंकि फाइनली ब्रोमीन एटम ही कैलकुलेट करने कितने आए, और डाई एजोटिजेशन कर दीजिए, N2 पॉजिटिव X डाई एजोनियम सॉल्ट बना दीजिए। ठीक, अब कॉपर साइनाइड CuCN किसमें, KCN में, तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है, गेटरमान रिएक्शन है KCN। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है आप लोगों को डाई एजोनियम सॉल्ट में N2 डिस्प्लेस हो जाएगा, सब्सटीट्यूट हो जाएगा, साइनाइड इस पे आ जाएगा, ब्रोमीन अपनी जगह जुड़े रहेंगे। ब्रोमीन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, शायद इसीलिए ब्रोमीन पूछे हैं। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए। यदि आप साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हो तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसे फिर आप लोग एसिड में कन्वर्ट कर दीजिए विदाउट चेंज इन ब्रोमीन। तो ब्रोमीन के नंबर को चेंज बिल्कुल भी मत करना। ठीक, SOCl2 पायरिडीन, SOCl2 क्या करेगा, COOH में SOCl2 PCl3 PCl5 तीनों ही क्या करते हैं, COCl बना देते हैं। तो इसको फाइनली आप लोग कन्वर्ट कर दीजिए इस वाले कंपाउंड में जिसमें आप लोगों को C डबल बॉन्ड O Cl, मतलब एक तरह से आप लोगों को क्या मिला यहाँ पे, एसाइल हैलाइड मिल गया है। ब्रोमीन को अपने अपने स्थान पे रहने दें, ये आप लोगों को क्या मिल गया है, Q, दिस इज द Q। ठीक, अब सेकंड में आप लोग स्कीम नंबर 2 में आ जाइए। स्कीम नंबर 2 में मैं इसे खींच के नीचे ले जा रहा हूँ। अब स्कीम नंबर 2 दिख रही है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए स्कीम नंबर 2, स्कीम नंबर 2 में बेंजीन आप लोगों को ले लेना है। बेंजीन पे क्या कर देना है, सबसे पहले ओलियम, मैं 2 स्टेप एक साथ कर रहा हूँ। ओलियम सल्फोनेशन करता है, क्योंकि सल्फोनेशन रिवर्सिबल नेचर का होता है, इसलिए जैसे ही आप NaOH में हीट करते हो तो ये इसको रिवर्ट कर देता है और बना देता है एक फिनॉल। तो दोनों एक साथ मैंने लिख दिए। इसके बाद ये NaOH के बाद एसिडिक मीडियम कुछ नहीं करता, पहले एल्केलाइन मीडियम में ONA बनता है, सोडियम का फिनोल का सोडियम आयन बनता है, एसिडिक मीडियम में सिर्फ वो OH बन जाता है। ठीक, अब ब्रोमीन को कार्बन डाइसल्फाइड में, मैंने कहा था ना ये 2 ऑप्शन होते हैं कार्बन डाइसल्फाइड में, तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो एंड पैरा। तो एक OH पे क्या बनाइए, ब्रोमीन ऑर्थो पे बनाइए, एक पे क्या बनाइए, पैरा। पैरा मेजर प्रोडक्ट होता है, तो हमें सिर्फ मेजर चूज करना होता है यदि एक ही ऑप्शन है तो। इसमें कहा भी गया है मेजर, तो ये है आपका मेजर प्रोडक्ट। ठीक, अब ये हो गया अपना S, यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो ये हो गया S। ठीक, S आप लोगों को नजर आ रहा है। अब S पे Q को भी रिएक्ट करवाना है, तो अब आप लोगों को S भी नजर आना चाहिए। S आप लोगों को पैरा ब्रोमोफिनोल है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इधर लिख देता हूँ मैं। तो S जो है पैरा ब्रोमोफिनोल है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, S पे पैरा ब्रोमोफिनोल पे, मतलब मैं यहाँ पे सेपरेटली रिएक्शन लिख रहा हूँ। S पे जब पैरा ब्रोमोफिनोल है, जो पैरा ब्रोमोफिनोल है, इसकी रिएक्शन करवानी है आप लोगों को NaOH से। NaOH से रिएक्ट करवाने का कोई खास सेंस नहीं है, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ाना है, इसका सेंस ONA बन जाता है और इसका आयोनाइजेशन होने से ये हाईली रिएक्टिव हो जाता है। ठीक, फाइनली इस पे आप लोगों को Q को रिएक्ट करवाना है। Q में रिएक्शन पता है क्या होगी, ये जो Q आप लोग देख रहे होंगे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। कार्बोनाइल पे Cl इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो Cl की जगह ये फिनोल आ जाएगा O, फिर इस पे बेंजीन, ध्यान से देखना, Cl की जगह इस वाले फिनोल वाले ग्रुप को जोड़ दीजिए सीधा सीधा, और C पे डबल बॉन्ड O बना रहने दीजिए। C पे जो बेंजीन बनी हुई है उसे बने रहने दीजिए, बेंजीन को भी बने रहने दीजिए। अब आप लोगों को दिख रहा होगा
कि फाइनल प्रोडक्ट में जो है कितना प्यारा फाइनल प्रोडक्ट है। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। इन दिस फाइनल प्रोडक्ट हाउ मेनी ब्रोमीन एटम्स? देर आर 4 ब्रोमीन एटम्स। द आंसर इज 4 ब्रोमीन एटम। मज़ेदार क्वेश्चन था यार, है ना। काफ़ी मेहनत लगी लेकिन मज़ेदार था, इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आया क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट 143 केल्विन XeF2 when react with O2F2 we know it give you XeF4 था वो ना, XeF6 इसमें प्रोडक्ट बनता है। द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑन द होल मोलिक्यूल। प्यारे बच्चों, जिनोन पे एक लोन पेयर होता है, फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर होते हैं, कुल फ्लोरीन 6 हैं। कुल फ्लोरीन कितने हैं? 6 हैं। सीधा लुईस स्ट्रक्चर से बना लीजिए, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1 आर 19। द फाइनल आंसर इज 19। तो प्यारे बच्चों, मज़ेदार था। ठीक, तो आज के पेपर में आप लोगों को, पेपर 1 आप लोगों को मैंने सॉल्व कराया, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत मज़ेदार लगा होगा। यदि आप अभी भी वीडियो देख रहे हो, आप लोगों को मज़ेदार लगा तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना और एक प्यारा सा कमेंट भी करके जाना। यदि आपको डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। प्यारे बच्चों, अपने केमिस्ट्री ब्लॉग्स का एक टेलीग्राम ऐप भी है। टेलीग्राम ऐप पे मैंने ग्रुप बना रखा है, चैनल बना रखा है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे जुड़ने के बाद इतना शानदार फील करोगे। आप लोगों को जेई एडवांस, जेई मेन, नीट, बोर्ड, जिसके भी एस्पिरेंट हो, चाहे आप ओलंपियाड प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे KVPY, आपको मज़ा आने वाला है शानदार। तो प्यारे बच्चों, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना भी मत भूलना। तो मिसकॉन्सेप्ट सीरीज़ के पहले एपिसोड पे अपना कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।